नमस्कार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय चुरुंगू जी और पनन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात आज खास होने वाली है क्योंकि अजय चुरुंगू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। नमस्कार। पहले तो बात करेंगे कि पिछले दिनों आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा कि आतंकवादी संगठनों के साथ आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भले ही कानून अपना काम करे पर फिर भी। देखिए, पहली बात तो है कि कानून के सामने हम सब लोग सिटीजन के रूप में हम अकाउंटेबल हैं। जी। अगर कहीं पे ऐसी कोई बात है, सरकार अपना जो कुछ भी करना चाहे, हम उनके साथ पूरा सहयोग से उनके साथ आएंगे। लेकिन जहाँ तक ये आपने बात की, ये एक इल्ज़ाम तराशी की, एक फैक्शनल पॉलिटिक्स की एक बात है। तो इसमें मैं मतलब इसको कहते हैं कंटेम्प्ट के साथ इस सारे इल्ज़ामों को रिजेक्ट करता हूँ। जी। हमारे पास लीगल ऑप्शन भी है कि जो ये डिफेमेटरी बातें हो रही हैं, समाज में काम करने के कारण हम समझते हैं कि समाज में जब आप काम करते हैं तो बहुत सी उलूल जुलूल बातें भी कभी कभी आपके बारे में होती हैं, तो उसको ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन हमारे पास भी लीगल ऑप्शन है। बाकी हम देशभक्त हैं, समाज के सामने, समाज हर एक स्तर पे आप, मेरा काम आप सब लोगों के सामने भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ रहेंगे। और काम ही तो हमारा पिछले 35 साल है कि भारत का पक्ष, देश का पक्ष, हिंदुओं का पक्ष दुनिया के सामने, देश के सामने और यहाँ पे समाज के सामने रखें। वो काम हम अभी भी करते आ रहे हैं। ऐसी जो इल्ज़ाम तराशी हुई है ये कंडेमनेबल है। तो बाकी कोई भी ऐसी बात है, हम हमेशा अकाउंटेबल हैं भारत के कानून के सामने, यहाँ के लोगों के सामने। और वो जिसको आप कहेंगे ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी बात हम सामने हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अब कुछ ही समय में हम देखने जा रहे हैं कि असेंबली रिज्यूम होने लगी है और ऐसे में एक बिल पेश किया जाने वाला है, री इंटीग्रेशन बिल। और कहा जा रहा है कि इस हाँ, सॉरी। असेंबली एक बार फिर से रिज्यूम होने जा रही है जी। और कहा जा रहा है कि इस बार एक बिल पेश किया जाएगा कश्मीरी पंडितों के हक में और इसका नाम दिया गया है री इंटीग्रेशन बिल फॉर कश्मीरी पंडित्स और माइग्रेंट्स के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि आप सब लोगों को कश्मीर वापस ले जाने के लिए ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है, क्या इससे कुछ हो भी पाएगा या फिर सिर्फ बातें हैं? क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने बहुत पास से इस मिलिटेंसी को देखा है, टेररिज्म को देखा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये मुझे उसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया की एक कड़ी लगती है। अगर कश्मीरी हिंदू को इंटीग्रेट करना है या री इंटीग्रेट करना है, तो कश्मीरी हिंदू को किसने बाहर निकाला? वो कौन सी प्रक्रिया थी? किन लोगों ने किया? किस व्यवस्था ने किया? किस विचार के कारण हुआ? किस कैंपेन के कारण, अभियान के तहत हुआ? अगर आप उस बात को नज़रअंदाज करके आप इस बात पे आना चाहोगे, आप री इंटीग्रेट करें, तो ये एक, जिसको हम बार बार कहते आ रहे हैं आपके माध्यम से, कि ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया है। कश्मीर घाटी में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, वो एक जिनोसाइड का एक पाप वहाँ पे हुआ, घटा है, जो मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है। जी जी। तो डिनायल जिनोसाइड को का निराकरण करना है। लेकिन अगर आप जिनोसाइड को ही डिनाई करते हैं, तो कौन सी इंटीग्रेशन, कौन सा भाईचारा, कौन सा वापस जाना? सरकार ने कोशिश की पिछले 10-20 साल में कि वो कोशिश करें, इस इशू को एड्रेस किए बगैर वो करें। और आपने देखा है कि बार बार वहाँ पे हत्याओं का सिलसिला चला। पिछले 10 साल में 2 बार जो बचे खुचे कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ हज़ार की संख्या में, 2-3 बार उनको वहाँ से समूलता से निकलना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे मानवता के जो विषय हैं, उनके प्रति एक पाखंड की राजनीति अगर की जाए, तो उससे मानवता का और भी ह्रास होता है, मानवता के विषयों का और भी नुकसान होता है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस सब के थ्रू जो जख्म है उसको खुरेदने का काम किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो पाप हुआ है और जो पाप होता आ रहा है, उस पाप से अपनी आंखें मूंदने का प्रयत्न किया जा रहा है और उस पर कवर किया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है ये कहने की कि बहुत बड़ा विषय वो ले रहे हैं, अब उनको वापस बुलाएंगे। अरे, जिन्होंने निकाल दिया, जिस प्रक्रिया ने निकाल दिया,
उसको एड्रेस किए बगैर आप जब ये बातें करोगे तो लगता है कि ये पाखंडी है और कुछ नहीं। प्रक्रिया की अभी आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कश्मीरी पंडित्स वहां से निकले, जाहिर सी बात है टेररिज्म था, मिलिटेंसी थी, एक डर के माहौल के कारण वो लोग वहां से निकले। और कहीं ना कहीं क्या जहां पर टेररिज्म की बात चल रही है, जाहिर सी बात है कि टेररिज्म के केसेस अभी कम तो हुए नहीं हैं। आए दिनों इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी पिछले समय की बात करें तो लगातार कई सारे इलाके हैं, उधमपुर के इलाके हैं, फिर कश्मीर में भी कई सारे इलाके जहां पर आए दिनों इन्फिल्ट्रेशंस होती रहती हैं, आए दिनों कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज जरूर देखी जाती है। तो अब तो ये हाल हो चुका है कि टेररिज्म अब धीरे धीरे चलता चलता जम्मू संभाग तक पहुंच चुका है, जहां के बारे में कभी किसी ने सुना तक नहीं था। और अब कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं टेररिज्म की कि अभी तक उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आए दिनों खासकर वो लोग जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, जिन्हें OGWs भी कहा जाता है कि ये लोग बहुत उनकी हेल्प करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है? ये जो काली भेड़े हैं, इनको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है? सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से, खास तौर से मैं कहूँगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के स्तर पे भी जी, इस प्रतिबद्धता की उद्घोषणा बार बार की जाती है कि वो आतंकवाद और अलगाववाद के ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को समूलता से नष्ट करने की प्रक्रिया जी, करते हैं। ये स्वागत योग्य है। हम बार बार हमने कहा कि भाई ये आतंकवाद है और ये जो ये अलगाववाद है, ये समाज के गर्भ के भीतर से निकलता है जी, और इसको शय मिलती है, ये फलता फूलता है। जब तक उस सारे तंत्र को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके सोच को, उनकी प्रक्रिया को समझा जाए, तब तक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म नहीं किया जाए। सोच की आप बात कर रहे हैं, क्या सोच होती है इनके पास और इनके मन में ऐसी क्या सोच चल रही होती है जिसकी वजह से, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि जिस वतन में आप खा रहे हो उसी की खिलाफी कर रहे हो? क्या सोच है ये, किस तरह की सोच है? देखिए, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और ये सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में चलता आ रहा है 47 से ही। एक सोच जो ये समझती है कि हम एक सांप्रदायिक अलगाववादी राजनीति कर सकते हैं मेन स्ट्रीम के भीतर, भारत के डेमोक्रेटिक डोमेन और भारत के सेकुलर डोमेन को इस्तेमाल करके, तो अंदर एक अलगाववाद की पैठ बना सकते हैं भारत के रिसोर्सेज से ही। ये किया जा सकता है। ये एक सोच है, विघटनकारी सोच है, ये बहुत समय से जम्मू कश्मीर में चलती आ रही है। मैं इसको कहता हूं कि ये आधे अलगाववाद वाली सोच है। पर कोई तो होगा जो इस सोच को सपोर्ट करता होगा, जो कहते होंगे कि शायद आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। कोई तो होगा ऐसा। पहली बात यह है कि जब राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एक आधे अलगाववाद की राजनीति बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज एज लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। उनका कहना होता है, उनका जो एंगेजमेंट भारत के राज्य के साथ होता है वो ये होता है कि भाई देखिए, अलगाववाद को खत्म करने के लिए हमको आधे अलगाववाद का इस्तेमाल करना है। आधे अलगाववाद मतलब जैसे हम थोड़ा बहुत उनसे भी सहानुभूति दिखाएं, थोड़ा बहुत उनके विचारों को भी सही माने और यहाँ पे हम कहें कि हम संवैधानिक दायरे में भी काम करें। तो ये एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव सामने लाया गया है कि भाई अगर अलगाववाद को क्योर करना है, ठीक करना है, तो हमको आधे अलगाववाद का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की राजनीति यहाँ पे हुई है, खास तौर से रीजनल जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो उनकी सोच में, उनके वर्ताव में, उनके वक्तव्य में ये आता है कि वो अलगाववाद के रैशनल को कंटेस्ट नहीं करते हैं। वो कहीं पे कहते हैं कि हाँ ये इतना तो ठीक है। तो जब आप उनके आइडियोलॉजिकल बेसिस को कंटेस्ट नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कहा है कि भाई ये सड़क बिजली पानी की लड़ाई नहीं है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। फिर जब आप उनसे कहिए कि पॉलिटिकल लड़ाई क्या है, तो बेसिकली ये बात आती है कि ये मुस्लिम क्वेश्चन है, आपको मुस्लिम क्वेश्चन को हैंडल करना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि जब धारा 370 भी बना नहीं था, अभी यहाँ पे जो कानून की प्रक्रिया बन रही थी, तो उस वक्त
शेखुबला से और बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से ये पूछा गया है, उनको कहा गया कि आप अपने प्रतिनिधियों को भेज दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनाने की प्रक्रिया में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जिसको बोलते थे आप उसमें। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं, हम अपना एक अलग कानून बनाएंगे या हमारा एक अलग संविधान रहेगा। एक्सेशन के बाद ये बात कही। अच्छा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों करना चाहते? उन्होंने बोला कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे कानून बनाने की व्यवस्था एक अलग रहेगी। अच्छा, जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस आधार पे कि कोई प्रदेश उसका धार्मिक या जिसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है किसी जगह की, रिलीजियस डेमोग्राफिक कैरेक्टर क्या है, कि अगर इस आधार पे कानून बने तो वो तो पाकिस्तान बनाने वाली ही बात थी। तो जब इस बात को कंटेस्ट नहीं किया गया कि भाई ये बुनियादी तौर पे एक कॉम्युनल बात है, जब ये कहा गया सामरिक दृष्टिकोण से ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान की अपील को, यहाँ के मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान की अपील है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हमको अंदर से एक अलगाववादी सांप्रदायिकता को पैटर्नाइज करना पड़े जो भारत के संविधान के दायरे में शायद काम करे। जब ऐसी बात आई तो ये एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव बना। तो आधा अलगाववाद जो यहाँ पे बना, जिसके दायरे में आर्टिकल 370 आया, स्पेशल स्टेटस बना, अलग यहाँ का संविधान रहा, वो पर्सपेक्टिव था स्ट्रेटेजिकली वो एक सेल्फ डिफीटिंग या अपने आप को ही घात करने वाली बात हुई, और उससे यहाँ पे सेकुलराइजेशन की प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार जब ये कहती है कि हमको ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करना है, तो उनको उन सारी बातों की तरफ ध्यान देना होगा जो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके कारण आधे अलगाववादी तत्व सरकार के भीतर पनपते हैं, फलते हैं और फूलते हैं। उसमें जब उसकी तरफ वो ध्यान देंगे तो वो पहले अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को करेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आधा अलगाववाद कहा, मैं दूसरा उदाहरण दे दूंगा कि यहाँ पे कहा गया कि जहां जहां पे भी अलगाववादी गतिविधियां ज्यादा हैं वहां पे नौकरी लगाने का सिलसिला ज्यादा रखो, वहां पे डेवलपमेंट करने का सिलसिला ज्यादा रखो। तो ये कहा गया कि अगर वहां पे डेवलपमेंट आ जाए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए तो अलगाववाद कम होगा। लेकिन हुआ क्या कि जिन एरियाज में अलगाववाद है उन एरियाज को लगा कि भाई अलगाववाद करने से तो हमको इंसेंटिव्स मिलते हैं, हमको तो फायदे आ रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलती हैं, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क भी होता है। तो मतलब ये सोच डेवलप होने लग गई वहां पे ऑटोमेटिकली, एक वैसे जिसको कहते हैं इंसेंटिवाइजेशन ऑफ सेपरेटिज्म हो गया। जी। तो भारत सरकार की जब ये पॉलिसी है कि भाई हम वहां पे ज्यादा काम करेंगे जहां पे ज्यादा अलगाववाद है, डेवलपमेंट काम करें, और इस बात को भी हम नजरअंदाज करें कि जहां पे अलगाववाद नहीं है तो उसको हम नजरअंदाज भी, वो कुछ देर वेट कर सकता है। उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स होस्टेज रहा सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के। और दूसरी बात साथ में ये भी रही कि जो राष्ट्रवादी हैं इस प्रदेश में, जी। उनको लगा कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। नहीं, राष्ट्रवाद की भी आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ऐसा फील भी होने लगा, आप ऐसा कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ये रही है, अभी पहले की अगर बात करें, मतलब लद्दाख जब अलग हो गया उससे पहले की, तो मुस्लिम मेजॉरिटी ये हमेशा से रही है, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन बिठा दी जाती तो फिर कश्मीरी पंडित सहित जो बाकी भी हिंदू होते उनको एक कहीं ना कहीं एक कानून के दायरे में प्रोटेक्शन मिल जाता? क्या लगता है? देखिए, बड़ा विषय यह है कि क्या माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट करने से भारत में सेकुलरिज्म की जो अवधारणा है वो सुदृढ़ हो गई, संगठित हो गई कि नहीं हो गई, या ऐसी बात होनी चाहिए थी कि भाई सब लोग बराबर हैं, इसके दायरे में कमीशन देखे कि भाई क्या धर्म के कारण, किसी जगह में रहने के कारण, भाषा के कारण, राजनीति के कारण किसी के साथ भेदभाव तो नहीं होता है। मैं समझता हूं कि बेसिक मूलभूत विषय यह है कि अगर किसी भी राजनीति का वैचारिक आधार सांप्रदायिक हो तो उसको डिरिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ,
मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति को एक लेजिटिमेट राजनीति का की मान्यता मिली, और जब वो मान्यता मिली उसके कारण कम्युनल पॉलिटिक्स नॉर्मल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना। जब एक ऐसी घटना घटी तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो सेकुलरिज्म को हुआ। जी सबसे ज्यादा नुकसान तो माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए हुआ, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको कश्मीर घाटी में पूरे एक समाज को निकाला गया। वहां की राजनीति में कोई विषय ही नहीं है। कश्मीरी समाज को निकाला गया, आप अभी ये बात कर रहे हैं, मुझे याद आया उमर अब्दुल्ला साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां से कश्मीरी पंडित निकले थे, वहां से कई सारे कश्मीरी मुस्लिम भी निकले। वो कह रहे थे कि उनकी एक मतलब नॉन फैमिली है, उन्होंने अपने परिवार को इकट्ठा किया फटाफट और फिर वो वहां से निकल पड़े। अब वहां पर वो बीच बीच में होता है, कभी विजिट करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए जरूर शायद आ जाएं, पर कभी रहने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था मुस्लिम्स के साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए, ये जो बात है ना, जो ये वक्तव्य है, ये एक जिसको आप सतही वक्तव्य है और राजनीति से प्रेरित एक वक्तव्य है। मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और यूरोप में जिविश हॉलोकॉस्ट हुआ, उस वक्त जो हिटलर की आर्मी थी, फौज थी, उन्होंने सिर्फ जीव्स को नहीं मारा, बाकी लोगों को भी मारा, लेकिन जीव्स को जीव होने के कारण मारा। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनी। कश्मीर घाटी में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी हिंदू मरे, लेकिन जो कश्मीरी हिंदू के प्रति के विरुद्ध जो हिंसा थी वो इसलिए थी कि वो कश्मीरी हिंदू है, वो किसी धर्म और किसी संस्कृति से बिलोंग करता है। तो वायलेंस को जब आप एनालाइज करेंगे, इन बातों का ख्याल रखना होता है। जब आप ये कहते हैं कि नहीं वहां पे मुसलमान को भी मारा और हिंदू को भी मारा, तो आप ये कहते हैं कि वहां पे आतंकवादी वायलेंस सेकुलर वायलेंस है, उसका कोई कॉमनल ऑब्जेक्टिव है नहीं। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि वहां पे आतंकवादी का वायलेंस का एक ऑब्जेक्टिव कॉमनल है, तो फिर वो कौन कम्युनिटी टारगेट होती है? जब आप इस विषय की तरफ देखेंगे, सडनली आपके सामने आएगा कि भाई एक छोटा सा समाज, 3.5-4 लाख का समाज, जो कोई थ्रेट नहीं था पॉलिटिकल पावर को, उसको निकालने की क्या जरूरत पड़ी? और सिलेक्टिवली एक बिल्कुल नियोजित ढंग से जो एक प्रक्रिया थी उनको निकालने की, वो क्यों हुई? आप मुझे बताइए। वो जब कहते हैं कि मुसलमान को भी मारा है, कितने मुसलमान घरों को जलाया गया, कितने मस्जिदों को जलाया गया, कितने मुसलमान घरों को लूट के उनके घर के बर्तनों को और उनके लिहाफों को, उनके घर में रजाइयों को मार्केट में बेचा गया। ये तो कश्मीरी हिंदू के साथ ही हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, कश्मीरी मुसलमान भी वहां पे मरा है। कुछ लोग देश के साथ, देश के लिए काम करते करते मरे। कुछ लोग जो पॉलिटिकल होता है, एक वायलेंस जब आती है तो आपस में जो मतभेद होते हैं उस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में मारे गए। कुछ लोग क्राइम के कारण मारे गए, और कुछ लोग आतंकवादियों ने अंदर जो उनको लगता है कि कहीं पे कोई मुखबिरी कर रहा है, उसको मारने के लिए करना। तो मुसलमान जो मरे हैं उनके रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन मैं आपको कहूंगा कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अलगाववाद के साथ, और जो वहां पे एक बैकलैश वायलेंस हुई आतंकवादियों के खिलाफ, उन मुसलमानों के खिलाफ जो उनको लगा कि शायद हिंदुस्तान के साथ जो काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कश्मीरी हिंदू की बात है, एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, ये वायलेंस स्पेसिफिकली हिंदुओं के खिलाफ हुई, हिंदू होने के कारण हुई, और वायलेंस सिर्फ किलिंग के बाद बंद नहीं हुई। उनके घरों को जलाया गया, उनके मंदिरों पे कब्जा किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया। ये सारा एक बड़ा पैटर्न जो है, दैट इज व्हाई इट इज टेररिज्म ना, ताकि मन में एक डर की छाप छोड़ी जा सके कि गलती से भी इंसान भूल ना पाए। इट इज जीनोसाइडल टेररिज्म, एक टेररिज्म जो एक विशेष वर्ग को समूलता से नष्ट करना चाहता है। पूरी जेनेटिक्स पूरी खत्म। मेरे हिसाब से तो उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ा विषय ये होना चाहिए था कि कश्मीरी मुस्लिम समाज में से जो ये तत्व, जो ये तंत्र इस तरह की वायलेंस कर रहे हैं, उसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए था। न कि ये कहना कि यहाँ पे उनके साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ। इसको भाषा में, टेक्निकल भाषा में, या जिसको आप कहेंगे कि जो जीनोसाइड को लेके एक इवॉल्व हो गया है एक डिस्कोर्स, उसमें कहते हैं इसको डिनायल ऑफ जीनोसाइड की भाषा।
और डिनायल ऑफ जीनोसाइड को जीनोसाइड के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जीनोसाइड की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जब आप विक्टिम कम्युनिटीज की प्रॉब्लम को डिनाई करते हैं या उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि बीच में अभी सारा विषय ही ज़्यादा टेररिज्म को लेकर रहा है, और उनका खासकर साथ देने वाले जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनको लगातार भारत सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हर तीसरे दिन खबर पहुंचती है कि जम्मू कश्मीर के कई सारे अलग अलग इलाकों में OGWs को आइडेंटिफाई करने के लिए रेड्स चल रही हैं, लगातार चलती रहती हैं, और खासकर नवंबर से लेके फरवरी ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर रहा, और अभी भी कहा जा रहा है कि जितने बॉर्डर इलाके हैं वो सारे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सब तो हम दुश्मन से बचने के लिए ज़रूर कर रहे हैं, पर जो अंदर के ये OGWs हैं, इनको और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? कैसे इनके अंदर की खास करके वो सोच जो इनको OGW बनाती है वो कैसे खत्म की जा सकती है? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देखिए, इस बात का हमने आधा जवाब तो अभी दिया, पर फिर मैं आपको फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले सरकार के तंत्र में, सरकार की स्ट्रेटेजिक सोच में जो ऐसी बातें हैं जिसके कारण स्पेस क्रिएट होती है, जगह क्रिएट होती है ऐसे लोगों के लिए जो अलगाववाद का समर्थन कर सकते हैं या उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। उसमें 4 प्रमुख बिंदु हैं। एक, मैंने कहा कि आधे अलगाववाद की राजनीति को वो खत्म होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, मैंने कहा कि इंसेंटिवाइजेशन ऑफ ज्योग्राफिकल डोमेन्स जहां पे टेररिज्म ज्यादा रहा है। ठीक। तो डेवलपमेंट को आप नॉर्मल पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ रिलेट कीजिए, डेवलपमेंट को आप लिंक नहीं कीजिए सेपरेटिज्म के साथ। जब आप कहते हैं कि उन एरियाज को ज्यादा डेवलपमेंट दे देंगे जहां पे एलिनेशन ज्यादा है, सेपरेटिज्म ज्यादा है, तो उसके कारण आप इंसेंटिवाइज, ये पॉलिसी फेल हो गई है 35 साल में। जम्मू कश्मीर के उन एरियाज में जहां पे टेररिज्म कम रहा है, जहां पे अलगाववाद कम रहा है, उनको अधिकार भी है और सामरिक दृष्टिकोण से वहीं पे डेवलपमेंट ज्यादा होनी चाहिए। पैरेलल क्रिएट करना है, मैसेज देनी है अलगाववादी तंत्र को या अलगाववादी के साथ जो कहीं पे सहानुभूति रखने वाले लोगों को कि भाई यहाँ पे जो देश के साथ है वो फलेगा और फूलेगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ये टेररिज्म है, ये कोई छुटपुट वायलेंस की घटना नहीं है, ये एक बड़े युद्ध करने के तंत्र का एक हिस्सा है जो इकोनॉमिक लेवल पे भी काम करता है, इंडोक्ट्रिनेशन लेवल पे भी काम करता है, जो सामाजिक लेवल पे भी काम करता है, एजुकेशन के लेवल पे भी काम करता है। तो उसका एक हिस्सा टेररिज्म भी है, जिसको वो जो करने वाले कहते हैं कि ये जिहादी युद्ध है। ये एक वॉर फॉर्म है, ये एक युद्ध करने का तरीका है जो टोटलिटेरियन है, फांसीवादी है। सरकार को समझना चाहिए कि हमको टेररिज्म का मुकाबला हम नहीं कर रहे हैं, हम एक टोटल वॉर का मुकाबला कर रहे हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात है कि जो कश्मीर घाटी में समूलता से जिनोसाइड की प्रक्रिया घटी है हिंदुओं के साथ, इसको मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको माइग्रेशन कहने से एक मैसेज उन सारे लोगों को जाती है कि भाई भारत सरकार ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति टॉलरेंट है, वो इसको बर्दाश्त करता है, वो इसके प्रति अपनी आंखें मूंद लेता है, उसके कारण इसकी एनकरेजमेंट होती है। उनको लगता है कि ये तो किया जा सकता है, हम समाजों को टारगेट कर सकते हैं, हम स्पेशल वर्गों को टारगेट कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ होगा नहीं। ये 4 बिंदु हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, इनको करेक्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं सरकार की तरफ से जो ये काम हो रहा है, ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उनको कानून के सामने लाने का, ये सही बात है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो अपने पॉलिटिकल व्यवस्था और अपनी जो सामरिक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को करेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने हमारे साथ कीमती वक्त जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अजय श्रृंगू जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए जोर तो काफ़ी लगेगा, पर अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिन स्टेप्स के साथ उस सोच को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर इस पर काम जरूर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।